नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह चर्चा में होगा, समाचार सुर्खियों में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई ब्रेल लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि नवाबों के शहर जो है वहां पर इस लाइब्रेरी की स्थापित किया गया है। ठीक है, अब जो है ब्रेल देखिएगा, ब्रेल ब्रेल दिवस जो है अब कब मनाया जाता है ये भी आपको नोट करना है। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है और एक लुइस 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 ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके पिता, इनके आंखों की रोशनी जब इनके छोटे थे तो इनके पिता अपने साथ लेकर चले गए थे कहीं काम वाम पे। तो वहीं से किसी वस्तु से आंख पे चोट लग जाने के कारण धीरे धीरे इनके आंखों की रोशनी चली गई। एक समय के बाद रोशनी चली गई, तब ये पढ़ाई लिखाई वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो खास करके जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि जो है उसकी आविष्कार कब किया जाता है? तो इतना याद रखिएगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार आपसे पूछ दे तब 1825 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जाता है। कहाँ पे भाई साहब किया जाता है? तो ये फ्रांस में किया जाता है और ये मूलतः ये फ्रांस के ही रहने वाले थे। ये लोग जो पढ़ाई वगैरह करते हैं तो स्पर्श करके, ऐसे जो कागज पर जो होता है उखड़ा रहता है उस पर स्पर्श करके ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो अभी जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि लाइब्रेरी खोल दिया है। ठीक है, किसके लिए? तो जो ब्रेल लिपि वाले जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, उनके लिए क्या कर दिया गया है कि लाइब्रेरी खोल दिया गया है। अब ये जो है शकुंतला, याद रखिएगा, शकुंतला 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 मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में मतलब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय है। इसी विद्यालय में स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय के फर्स्ट फ्लोर पर खोला गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि 4000, कितना भाई? तो 4000 जो ब्रेल लिपि वाले जो छात्र, 4000 से ऊपर पुस्तकें यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें 150 सीट है अपना। एक बार में मतलब 150 से ऊपर या 150 तक ले छात्र जो है इस पर मैं इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और बैठ को पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के यहाँ पर भी पुस्तकें जो क्या है अवेलेबल है। आप जाके पढ़ाई उढ़ाई मतलब जो ब्रेल लिपि वाले छात्र हैं वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना याद रखना है कि 4000 से अधिक और उसके बाद इसमें 150 सीट है, यानी कि 150 छात्र एक बार में बैठ सकता है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र की बुक यहाँ पर क्या है भाई अवेलेबल है, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पे? तो लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस कानून के तहत मानव रेबीज को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित कर दिया है? और ये सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जो अभी हाल ही में आपको बता देते हैं, जो है नोटिफाइबल डिजीज जो है दिल्ली सरकार ने घोषित कर दिया है। नोटिफाइबल डिजीज में घोषित करने का मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र में रेबीज वाली बीमारियां जो फैल रही है उस क्षेत्र में आपको क्या करना है कि तुरंत जो है वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग हो, सदर अस्पताल हो, क्लिनिक हो या मेडिकल कॉलेज हो, आपको तुरंत वहां पर सूचना दिया जाएगा। अब ये कानूनी रूप से कह दिया गया, अगर जो उस क्षेत्र के व्यक्ति नहीं जवाब तलब मैंने सदर अस्पताल या कोई भी क्लिनिक में नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा कि कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 2-4-5-7 महीना पहले जो है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया था कि जितने भी आवारे पशु जो कुत्ते हैं उन लोगों को क्या किया जाए कि एक जगह मतलब इकट्ठा करके ले जाकर मतलब कहीं एक जगह रखने के लिए सरकार इजाजत दे दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कोर्ट इजाजत दी तो बवाले पूरे मच गई थी, पूरे लोग धरना प्रदर्शन करने लगा था। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि घोषित किया है।
तो ऑप्शन देखा जाए तो ये महामारी किस महामारी अधिनियम के तहत कह रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि किस महामारी अधिनियम। देखिए कह रहे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 या राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम 1983। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कोरोना आया था, कोरोना जो है ये आपदा जो है इसी अधिनियम के तहत क्या कहते हैं महामारी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अब आपको देखिएगा रेबीज, यानी कि अब गांव देहात में, शहर में देखिएगा ना, कुत्ता सबको ले लेता है जी, कुत्ता को लेकर कान्हा पर लेता है, चुम्मा लेता है, नाम रखता है टोमी। एक दिन तो हम रास्ता था के जा रहे थे तो देख रहे कह रहे जेमेटो, अब कुत्ता का नाम जेमेटो हो, ओली है, स्यूटी है, मेघा, क्या क्या नाम रखा है सब मालूम नहीं चलता। लेकिन एक बात याद रखना तुम लोग, जो वो लेकर उसका एक लार जो है ऐसे ऐसे लेकर तुम लोग चुम्मा लेता है, समझ जाओ एक वो पड़ गया ना मुंह में तो समझ जाओ वो रेबीज वायरस जो होता है तो तुम्हारा हो गया काम। ये तुरंत जाकर तंत्रिका तंत्र हमारा जो होता है ना मस्तिष्क में, वो तंत्रिका तंत्र को ही कंट्रोल से बाहर कर देगा। ठीक है, अभी अभी कबड्डी वाला खिलाड़ी जो था वो गया था बेचारा कुत्ता को बचाने के लिए, तब तक उसको हबोक लिया। हबोकने के बाद क्या हुआ, उसका इतना स्थिति खराब हुआ कि बेचारा वो मर गया। तो यानी कि इतना याद रखो कि 100% इसका तो इलाज नहीं है। इलाज जो है तुरंत, अगर जो कुत्ता तुमको अगर जो काट देता है तो इतना याद रखना कि इतना रगड़ो कि जब तक खून निकल रहा है तब तक रगड़ते रहो। साबुन लेकर जहां जगह पर काटा है कुत्ता ने उसको पूरा रगड़ के एकदम साबुन को गला दो, तभी एक उपाय है। इसका सुई हुई भी लगता है, लेकिन इतना याद रखो एक बार रेबीज वायरस जो है आपके अगर जो कुत्ता काट लेता है तो आप जो है गए बबुआ तेल लेने। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। इसमें 2025 की बात करेंगे। 2025 में देखा गया कि 49 जो है रेबीज, ठीक है 49 रेबीज, और उसके बाद जो है यानी कि डॉट बाइट की बात करेंगे, यानी कि जो है डॉग बाइट की जो केस दर्ज हुआ था तो 35,185 जो है डॉग बाइट का केस दर्ज हुआ था। यानी कि कभी कभी देखिए कुत्ता घुमाने फिराने के लिए ले जाता है लोग, कभी देखिएगा मॉल वॉल में चाहे कहीं भी लेकर जाता है, वो काट देता है तो लोग जो है ना इतने केस जो है दर्ज कराया है। ठीक है, इतना केस लोग दर्ज कराया है। लेकिन यहां पर देखा गया कि रेबीज एथी वाले कितने मिले थे तो 49 मिले हैं। कहा जा रहा है कि आरटीआई के अनुसार, याद रखिएगा आरटीआई के अनुसार कहा जा रहा है कि दिल्ली में पिछले वर्ष में 18 लोगों की मौत हुआ है। ठीक है, 18 लोगों की मौत हुआ है केवल किससे भाई, तो कुत्ता काटने से 18 लोगों की मौत हो गया है। डब्ल्यूएचओ कहता है, देखिएगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, भारत में कितना भाई, तो भारत में लगभग हर वर्ष जो है 18 से लेके 20,000 लोग जो है 18 से लेके 20,000 लोग जो है मर रहे हैं। अब पूरे विश्व में अगर जो बात करें, तो 59,000 लोग जो है मर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चिंता के विषय बना हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने भी इस प्रकार किया है कि संदेह दिया है कि भाई नहीं भाई इसको जांच पड़ताल किया जाए। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि दिल्ली में हो गया है किस अधिनियम के तहत, महामारी रोग अधिनियम इतने के तहत किया गया। अब ध्यान रखिएगा, हमको तो भाई कुत्ता उत्ता काटता है तो हम तो एक ही उपाय 3 रुपए के पार्ले जी रखते हैं, ऐसे एक को फेंकते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। तुम लोगों को भी कुत्ता उत्ता काटे ना, काटने के दौड़े तो एगो पार्ले जी लेके रखना, पार्ले जी लेके एगो हैंगो फेंक देना है, कहो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। चलिए अब बात हुआ कि ये फैलता देखिएगा, कुत्ता अगर जो आपको काट दे रहा है, कुत्ता से बिल्ली हो गया, ठीक है, नेवला हो गया, सियार हो गया, ठीक है, ये सभी अगर जो काट देते हैं तो आपको जो क्या होता है कि आप रेबीज के शिकार तो बन ही जाते हैं और कहीं ना कहीं जो आपके लिए घातक साबित हो जाता है। तो अभी कौन सी महामारी भाई, तो याद रखें महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस संगठन ने दक्षिणी पूर्व एशियाई चीन और भारत के लिए आर्थिक आउटलुक 2025 शीर्ष रिपोर्ट जारी किया है
आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए साहब कि कौन जारी किया। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या कर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या ओईसीडी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा। अब देखिएगा ये बात करता है कि आर्थिक एशिया क्षेत्र में, एशिया में कह रहा है कि आर्थिक विकास और उसके समावेश का विश्लेषण करता है। ठीक है, एशिया क्षेत्र में जो उसके आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी विकास में प्रगति हुआ है कि नहीं हुआ, उसके समावेश में प्रगति हुआ है कि नहीं हुआ, उसका क्या करता है कि विश्लेषण बैठकर करता है। ठीक है, तो कौन करता है, ओईसीडी के द्वारा किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ये जो है यह रिपोर्ट जो आसियान जो है उसके द्वारा भी जारी किया जाता है, आसियान। ठीक है, आसियान की बात करेंगे, आपसे पूछ देगा कि आसियान में कितने देश है, तो आप सीधे तौर पर देखिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसको खुदाई करते हैं। ठीक है, तब खुदाई करिए जी। तो देखिए आसियान में पूछेगा कि कौ देश है, तो इतना याद रखिएगा 11 गो देश है। 11वां देश कौन सा, तो तिमोर लिस्ट, ये भी याद रखिएगा, तिमोर लिस्ट। ठीक है, तिमोर लिस्ट है। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि इस आसियान वाले जो क्षेत्र है इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है 80 मिलियन घर द्वार जो है, माने 80 मिलियन लोग जो है वो आपदा से जूझ रहे हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 100 से अधिक आपदाएं इस क्षेत्र में आ जाती है, जिससे 80 मिलियन लोग जो है घर से बेघर हो जा रहे हैं और परिवारें उनके छीन जा रही हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम भाई इसको ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना भी याद रखिएगा कि तिमोर लिस्ट, इसमें कितने आसियान के कितने देश हैं भाई, तो 11 गो देश है और तिमोर लिस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप इतना बात बोल दिए कि जैसे कि तो क्या इसमें भारत है कि नहीं है, क्या भारत है कि नहीं, तो भाई साहब इतना याद रखिएगा कि इस आसियान में भारत का कोई जगह नहीं है। भारत जो है, भारत और चीन जो है एक रणनीतिकार की भागीदारी और भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भूमिका निभाते, कोई भी नीति वगैरह बनाना रहता है तो उसमें भारत और चीन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ देखिएगा इसमें जो है व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में भारत जो है अपना एक अहम भूमिका निभाता है। आपको ये बात याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर देखा जाए कहां पर है आसियान का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया, याद रखिएगा इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका क्या भाई ऑफिस है। इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना आपसे पूछ दे कि कब हुआ है, तो 1967 में इसकी स्थापना हुआ है। क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, तो आप इतना याद रखिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखना है। व्यापार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत जो है इन लोगों के साथ समझौता करता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कौन का भाई, इंडोनेशिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा, उसके बाद म्यांमार हो जाएगा, उसके बाद देखा जाए कि इंडोनेशिया, ये सभी देश जो है इसमें शामिल है। आपको बस इतना याद रखना है, सिंगापुर हो जाएंगे, थाईलैंड हो जाएंगे, वियतनाम हो जाएंगे, ये सभी देश इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितने नंबर क्वेश्चन है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा, इतना यार। कर 19वें नृत्य महोत्सव 2026 में नृत्य काला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। ये काला निधि पुरस्कार के बारे में बता रहा है कि बताइए। आपको मालूम है ये कर्नाटक संगीत जो है, कर्नाटक संगीत के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको यह भी याद रखना होगा, कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो मद्रास अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा भाई, तो मद्रास अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है, यह कर्नाटक का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। यह बात आपको क्या करना है, याद रखना है। और यह जो है कब दिया जाता है, तो जनवरी में दिया जाता है। यह भी याद रखना है कि कब दिया जाता है, तो ये जनवरी में दिया जाता है।
इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 1982 में 42 में होता है। इसकी शुरुआत 1942 में होता है, लेकिन ये पुरस्कार देने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो ये 1943 से ये पुरस्कार देने की शुरुआत कर दी जाती है। और पहला पुरस्कार किसको मिलता है? तो टिब्बी सुब्बा राव को मिलता है। ठीक है, टिब्बी सुब्बा राव को पहला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कब स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना कब होता है? 1942 में। लेकिन ये पुरस्कार कब से देना शुरू कर दिएगा? 1943 से। सबसे पहले पुरस्कार जो मिलता है वो टीबी सुब्बा राव को पुरस्कार मिलता है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि 2026 में पुरस्कार ऑप्शन दे रहा है कि अर्लोमेला वल्ली या लीला शेषमसन या पद्म सुब्रमण्यम या उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। तो इतना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2026 में नहीं, कह रहा है कि किस राज्य ने 2 बच्चों के नियम को समाप्त करते हुए पंचायती राज विधेयक 2026 पारित कर दिया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि पंचायत चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ते थे तो वो कौन सा राज्य जो है यह पाबंदी लगा गया था कि जिसका 2 बच्चा होगा उसको हम लोग चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब क्या हुआ है कि 2026 में वह राज्य क्या किया है कि विधेयक एक पारित कर लिया है। पारित करने के बाद कहा कि हम ये जो नियम लगाए थे उस नियम को अब तोड़ रहे हैं, अब हम खत्म कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या तेलंगाना। ये जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना जो है ये पारित किया है कि अब 2 बच्चा वाले जो हम नियम लगाए तो उसको खत्म कर दिए। आप कह रहा है कि कितना भी बच्चे हैं अब चुनाव तुम लोग लड़ो जी, सबको एक सम्मान कर दिया गया। ठीक, अब जब आप थोड़ा सा हम क्या कहें कि जेसीबी से खोद देते हैं, यानी कि जेसीबी से खोद दी जमानी वाला ना, वो तो भोजपुरी वाला गाना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जेसीबी से खोदते हैं और निकालते हैं। ठीक है, आइए। ये तेलंगाना जो है किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है भाई साहब, अब ये तेलंगाना जो है 2 जून, इतना याद रखिएगा, 2 जून 2014 को एक तेलंगाना राज्य बन जाता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन जाता है और इसकी राजधानी कहां रह जाती है भाई? तो हैदराबाद। ठीक है, बाद में इसकी राजधानी रह जाती है। ठीक है, चलिए। और पहले इसके सीएम कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर राव थे। पहला सीएम जो है चंद्रशेखर राव थे इनका। अभी वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी। ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत जो है रेड्डी साहब जो है ये वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है, कांग्रेस पार्टी से है। ये भी याद रखिएगा आपको। चलिए अब हम लोग खुदाई और शुरू करते हैं। जो है अब ये विधेयक पारित कर लिया गया, लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि ये विधेयक तो पारित हो गया, पंचायत सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था? ठीक है, तो ये जो हुआ था नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिला जो है ये राजस्थान में आपको पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में यहां पर 2 अक्टूबर, बाबू याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू होता है। ठीक है, 1959 को क्या होता है भाई? लागू हो जाता है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को लागू हो जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार क्या करती है? फिर आंध्र प्रदेश जो है 11 अक्टूबर 1959 को क्या करते हैं? वो अपने क्षेत्र में भी लागू कर लेती है, यानी कि अपने राज्य में भी लागू कर लिया जाता है। अब ये धीरे धीरे अनेकों राज्य जो है धीरे धीरे ये पंचायत जो उसको अपने आप को लागू करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब जाके सरकार ने क्या करती है? सरकार तब क्या करती है कि अधिनियम लेकर आती है। अधिनियम 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो है यह अधिनियम 1992 में आता है। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया जाता है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये पंचायती राज को क्या कर दिया जाता है, तो पारित कर दिया जाता है। आपको ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा देखिएगा, हमारे संविधान में पंचायत की बात करेंगे तो भाग जो है 9 में बात किया गया है। अनुसूची आपसे पूछे कि किसमें किया गया, तो अनुसूची की बात करेंगे। अनुसूची की बात करते हैं भाई साहब, तो ये जो है अनुसूची 11 में चर्चा किया गया है ना। अनुच्छेद में आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद, तो 243 से लेकर 243 के ओ तक चर्चा किया गया है, ठीक है। और किस समिति पर, तो याद रखिएगा बलवंत राय समिति पर 1957 में ये बलवंत राय समिति आई थी और इसी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत जो है भारत में लागू हो गया था, ठीक है। अब देखिए 24 अप्रैल को आपसे पूछ देता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग क्या किए जी, पूरा मैंने खुदाई कर दिए जी, पूरा हम लोग जेसीबी से लेके पूरा खुदाई कर दिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। यह भी पूछ दिया था कब से दिया जा रहा था 50% आरक्षण, ठीक है। तो ये 2006 से लागू हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा खुदाई किए तो अच्छा सा क्वेश्चन मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए ओप एड, ठीक है। ये कह रहा है कि ओप एड के बारे में बता रहा है कि बताइए साहब कि क्या है ओप एड। ऑप्शन नंबर देखिए क्या कह रहा है, और किस स्मारक को भारतीय सभ्यतागत लचीलेपन के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। अजंता की गुफाएं, सोमनाथ के मंदिर, रमप्पा मंदिर या नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर जो है, जब भी सोमनाथ मंदिर की चर्चा होती है तो हमारे कानों में एक शोर मचती है, कानों में एक शोर शराबा होता है और इतिहास के पन्ना हम लोग क्या करते हैं, पलटना शुरू कर देते हैं कि ये सोमनाथ मंदिर है क्या, ठीक है। सोमनाथ मंदिर है, ये शिव मंदिर है, इतना याद रखिएगा। शिव भगवान का है, ठीक है, शिव, ठीक है, शिव भगवान का ये मंदिर है। ये जो है इतना याद रखिएगा 10 यानी कि 17 बार इस मंदिरवा पर आक्रमण किया है। ये जो है मोहम्मद गजनबिया के नाम सुने होंगे, ससुरा जो है 17 बार इस पर आक्रमण किया, आक्रमण करके इस मंदिरवा को लूट लिया, सोना जितना धन दौलत था सब लूट लिया था, ठीक है। इस पर देखा गया सोमनाथ मंदिर पर इक्का किया कि लूट लिया। उसके बाद देखा जाए कि भीम जो द्वितीय भीम राजा थे उन लोगों ने भी पुनरुद्धार कराए, उसके बाद जो है कि भोज राजा जो थे, मालवा के भोज राजा थे, उनके द्वारा भी इसका निर्माण कराया गया। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन भाई, सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1991 में आज जो वो दिखाई दे रहा है, इन्हीं का देन है कि वो दिखाई दे रहा है, इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया फिर से। ये तो ससुरा सब तोड़ दिया था, बख्तिया थी, मोहम्मद गजनबिया था, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब की बात करेंगे। औरंगजेब जो था, इन्होंने तो फरमाने जारी कर दिया था कि भारत में जितने भी मंदिर है उस सबको तोड़ दिया जाए। ये औरंगजेब की कहानी था, ठीक है। तो 17 बार। तब यहां पर देखा गया सोमनाथ मंदिर जो है, यहां पर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी के द्वारा एक जो है क्या बोलते हैं ड्रोन उत्सव हुआ। इस मंदिर की 1000 साल की जब पूरा हुआ, 1000 वर्ष जब पूरा होता है तो पूरे धूमधाम से यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पूजा पाठ होता है, आरती वगैरह होता है और ड्रोन के माध्यम से क्या प्रदर्शन कराया गया, ठीक है। भगवान शिव की ड्रोन के माध्यम से भगवान शिव की मूर्ति की आकार बना के दिखाया गया, उनके चित्र बनाकर दिखाया गया। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कि सुरेश कलमाड़ी जिनका 2026 में निधन हो गया, वो किस खेल संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यह भी आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब कि वो किस खेल संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं।
ठीक है। तो देखिएगा सोमनाथ मंदिर आंसर हो जाएगा हमारा। सोमनाथ मंदिर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से देखा गया कि प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। आपको तो बता ही दिए थे, सोमनाथ मंदिर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर जो है आपसे पूछ देता है कि किस शैली में बना हुआ है, तो चालुक्य, ठीक है, चालुक्य और थी मारू, मारू गुज्जर एक शैली है, मारू गुज्जर जो है एक शैली है। इस चालुक्य और जो है चालुक्य और मारू गुज्जर एक शैली है, उस शैली में क्या हुआ है कि इस वास्तुकला का निर्माण, यानी कि जो है सोमनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ है। अब हम आपको नहीं बता पाए थे, अभी बता दे रहे हैं, इतना याद रखिएगा। और ये जो है इतना जो 150 फीट है, ये भी याद रखना है आपको, 150 फीट है और अरब सागर के किनारे है। ठीक है, अरब सागर के किनारे है, सोमनाथ जिला में है भाई, ये भी याद रखिए। कौन सा? तो सोमनाथ जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, थोड़ा सा माइंड है, कभी कभी घसक जाता है इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे सुरेश कलमाड़ी जिनका निधन हो गया था, 21 संस्था से जुड़े हुए, तो भारतीय ओलंपिक संघ से, एशियाई खेल महासंघ या भारतीय खेल प्राधिकरण से या राष्ट्रमंडल खेल परिषद से जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि 6 जनवरी को, 6 जनवरी जो है 6 जनवरी 2026 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से, ये भी याद रखिएगा किस पार्टी से भाई थे, तो कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी से है। ये भी आपको बात जानना जरूरी है कि किस पार्टी से पूछ देता है। 81 वर्ष के उम्र में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। लता मंगेशकर हॉस्पिटल जो है मुंबई में है, उस हॉस्पिटल में क्या होता है कि इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अब आप देखा जाए कि किस से जुड़े हुए हैं, तो ओलंपिक महासंघ से की, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इससे ये जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2010 की बात करेंगे। 2010 में राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था, इस राष्ट्रमंडल में लगभग 70,000 करोड़, कितना भाई, तो 70,000 करोड़ का हेरा फेरी हुआ था। जो टेंडर उंडर लगा था, उस टेंडर में 70,000 करोड़ के हेरा फेरी लगा हुआ था। अब इनके ऊपर विपक्ष के द्वारा क्या किया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया और 2011 में इनके ऊपर भ्रष्टाचार पर आरोप लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इस खेल परिषद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 70,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता है जी। 1996 से 2011 तक याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, 1996 से 2011 तक ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के तौर पर रहे थे। सॉरी, 96 से 2011 तक, हाँ 2011 तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। ठीक है, और एशियाई एथलीट्स जो है उस पद पर देखा जाए तो 2000 से लेकर 2013 तक भी उस पद पर भी थे। तो ये है सुरेश कलमाड़ी, इनके बारे में आप लोग जान गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दिबांग नदी पर या लोहित या सियांग या सुबनसिरी नदी पर। ऑप्शन देखिएगा 4 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह बनाया जा रहा है। सरकार जो कह रही है, देखा जाए ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी लोहित जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है, उपनदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी जो है ये कौन है भाई, तो आपका लोहित जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। ठीक है, किस 1200 मेगावाट, कितना भाई, तो 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट जो है इसमें बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, THDC, ठीक है, THDC के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। जो कलाई विद्युत परियोजना जो है बनाया जा रहा है, THDC, ठीक है, THDC। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा ये बनाया जाएगा।
देखिएगा, खास करके ये कहा जा रहा है कि जब यहां से बिजली उत्पादन किया जाएगा तो किस राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी क्षेत्र है उन राज्यों को बिजली यहां से दिया जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। लागत देखा जाए, यानी कि सॉरी 161 मीटर जो है ऊंचा है, ठीक है, ऊंचाई है इसका, ठीक है, और ये कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक, कंक्रीट से बना हुआ है, और 8 टरबाइन इसमें लगा हुआ है। 8 वो इसमें क्या लगा है भाई साहब, तो टरबाइन लगा हुआ है, और 14,000 मान के लगभग 14,000 जो है इस पर 14,000 करोड़ रुपए के राशि से ये बन रहा है, ठीक है, इतना याद आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये लोहित नदी जो है ना, लोहित नदी पर एगो पुल है, याद रखना, ये भी कौन सा पुल है, तो थी भूपेन भूपेन हजारी का पुल है। ये जो है कितने किलोमीटर था, 9.15 किलोमीटर जो है इस पुल का निर्माण कराया गया था। इतने किलोमीटर जो है भूपेन हजारिका पुल, यानी कि असम में है, ठीक है, लोहित नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखा जाए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, चलिए हो गया ये, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ऑप्शन दे रहा है कि अल्जीरिया, स्लोवेनिया, या बहरीन, या सिएरा लियोन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है, एक काम क्या होता है, तो विश्व भर में शांति जो है, शांति स्थापित करना, और एक देश दूसरे देश के बीच शांति स्थापित करते हैं। मान के चलिए कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अभी यूक्रेन और रूस के बीच में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है ना भाई, युद्ध चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है कि समझौता कराया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखिएगा, आपसे ये पूछ दे कि कितने अस्थाई, यानी कि इसमें टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, और 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, ठीक है। और ये 5 जो अस्थाई सदस्य होते हैं, इनके पास जो है वो बीटो पावर शक्ति है, क्या भाई, तो इनके पास वो बीटो पावर शक्ति है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वो कौन कौन सा देश है भाई, तो चीन है, फ्रांस है, यूके है, और अमेरिका जो है, ये देश जो है इसमें इनके पास वीटो पावर शक्ति है, आपको याद रखना है। चलिए आपके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें टोटल जो सदस्य, गैर सदस्य जो इनका चुनाव होता है, तो 199 के सदस्य जो होते हैं, तो 2/3 सदस्य के बहुमत के आधार पर इनको क्या कर लिया गया, चुन लिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई में आयोजित भुगतान नियामक बोर्ड जो पीआरबी के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब किसने किया है। चलिए, तो देखा जाए, ऑप्शन देखे क्या कह रहा है कि मुंबई में आयोजित भुगतान, तो आदित्य कुमार, संजय मल्होत्रा, और रमेश वर्मा, या अनिल कपूर के बाप रे बाप दे दिया है जी नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा। हाँ, संजय मल्होत्रा जो है इनको क्या किया गया है कि चुन लिया गया है। यानी कि जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण विनिमय के ढंग से लाने के लिए, यानी पारदर्शिता लाने के, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह किया जा रहा है। जितना भी हम लोग ऑनलाइन भुगतान वगैरह कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धोखाधड़ी से बचने होने के लिए ये जो है बैठक अभी जो है किया गया। उसकी अध्यक्षता कौन की है, तो ये की है आरबीआई की मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा ने, ठीक है। पेमेंट्स रेगुलेटिंग बोर्ड, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेमेंट्स रेगुलेटिंग बोर्ड जो होता है, इसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया है, ठीक है। डिजिटल भुगतान में देखरेख के लिए किया गया है। चलिए, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स जो था ये 10 क्वेश्चन था। आइए हम लोग टॉपिक ऑफ डे में देखते हैं कि भाई क्या है हमारा। चलिए, कार्य के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग जो है, हम लोग पार्ट 1 भी देखे, पार्ट 2 भी देखे, पार्ट 3 भी क्या करें
कि हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम भी चल रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा के दिन चलिए करा के आरटीआई प्रचार में पत्राचार में, सॉरी, आरटीआई पत्राचार में मोहन गोपाल न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम ने त्याग पत्र के बाद भी क्या कहा कि जांच की बात कहा कि देखिए, हम लोग जो है, कोई भी व्यक्ति अगर जो अपनी सीट पर बैठकर अगर जो क्राइम कर देता है, तो अगर जो ये प्रावधान है कि भाई लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में ये बातें प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब तक के लिए व्यक्ति क्या करता है कि जांच समिति बैठने से पहले ही वो त्याग पत्र देता है। तो कहा कि नहीं, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान के लिए खतरा है। अगर जो कोई भी व्यक्ति गुनहगार है और वो त्याग पत्र दे दिया, तो वो तो सदियों से ऐसे ही चलते आ रहेगा। ठीक है, जब ये चलते आएगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना भाई साहब। कहा कि नहीं, हम लोग त्याग पत्र दिए लेकिन फिर भी हम वकालत कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा जांच चलते रहे। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बाद में जांच जारी रखने के लिए वकालत की, ताकि जवाबदेही क्या हो, इनकी मजबूत हो कि हम गलत है कि सही है। प्रेषण श्रृंखला ने चिंता जताई कि त्याग पत्र जांच समाप्त होने तथा अनुशासन निष्क्रमणीय का अनुमति देता है। इनके द्वारा यह भी कहा जाता है, यानी कि जांच पड़ताल पर। यह मुद्दा पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ड्रम्स 2000 जो पुस्तक है 2014 में एक पुस्तक जो आया था, उसमें विस्तार से इनके बारे में दोनों को मोहन गोपाल और न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम के बारे में विशेष करके चर्चा किया गया था। और उत्तरदायी ढांचे जो है अंत विरोधी दर्शाया गया था इन लोगों के बारे में। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा जांच रोकने तथा निर्णय को वर्तमान में सीमाओं में रेखांकित करता है। यानी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके द्वारा क्या किया गया कि इन लोगों के त्याग पत्र को, यानी कि जो दिए थे राज्यसभा में, जो प्रस्ताव गया था, उसको इनके द्वारा रोक दिया गया था। तो उनमें क्या किया गया कि सुधार करने की बात कहा जा रहा है। न्यायिक सिद्धांत स्वतंत्रता तथा संसदीय एड्रेस के माध्यम से भी निष्कासन प्रावधान स्थापित किया गया है। प्रारंभिक में देखा जाए, ऑफिस फॉर जुडिशियल कंप्लायंस द्वारा जाती है, जिसमें से व्यवसायिक मूल्यांकन एक निश्चित किया जाता है। ठीक है, निष्कासन हेतु दोनों सदन में, यानी कि ऑफिस जो है जुडिशियल के द्वारा निष्कासन जब आएगा, तो कहा गया है कि जो हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि दोनों सदनों से की बहुमत से पारित होना चाहिए निष्कासन के। ठीक है, यह सहमति आवश्यक है जिसमें न्यायिक सुरक्षा एवं जन पर्यवेक्षण में संतुलन को बनाए रखेगा। जब दोनों सदनों से पारित जो बहुमत से कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जाएगा कि शायद वो गलत व्यक्ति था, अपने पद पर बैठकर दुरुपयोग कर रहा था, तभी तो निष्पक्ष जांच होगी। यह तंत्र संधियों से प्रयोग रहित है, जो दीर्घकालीन संस्थागत स्थिरता को दर्शाता है। यह सदियों से चला आ रहा है। चलेगा, अमेरिका संविधान में गुड बिहेवियर क्लाउज के अंतर्गत संघीय न्यायाधीश को औपचारिक जो है मतलब जो है इम्पीचमेंट जो होता है, यानी कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि कोई भी न्यायाधीश होता है, उनकी अगर जो बिहेवियर अच्छा है तो वो अपने पद पर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं तो उनकी बिहेवियर क्या है भाई, उनकी गुडविल क्या है, अच्छा नहीं है, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई किया ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग द्वारा, हाँ, प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हैं। यानी कि प्रतिनिधि सभा जो होगी वो साधारण बहुमत से क्या होगा कि इस महाभियोग की पारित करता है। जबकि सीनेट में 2/3, यानी कि जब ये अमेरिका वगैरह की बात करेंगे, वहां पर सीनेट में जब ये बहुमत महाभियोग लगाया जाता है, तो वहां पर कहा जाता है कि देखिए, यहां पर कम से कम 2/3 बहुमत अगर जो प्राप्त हो जाएगा, तब वो दोष सिद्ध हो जाएंगे। अमेरिका के इतिहास में केवल 15 संघीय न्यायाधीशों पर महाभियोग चला है, जिसमें से 8 को हटाया गया, और यह कठोर दहलीज दर्शाता है। यानी कि आप किसी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दे तो इतना आसान नहीं है कि उसको तुरंत हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो जिसमें से 15 में से क्या हो गया कि 8 को ही हटाया गया। राष्ट्रपति महाभियोग के सम्मान परंतु विशेष रूप से न्यायपालिका पर ही लागू होता है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया अगर चलती है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो यह न्यायपालिका के ऊपर ही लागू होता है। कनाडा में ब्रिटिश अमेरिका मिश्रित मॉडल अपनाया गया है। कनाडा में
चलिएगा। उसके बाद देखिएगा कनाडियन कनाडियन जुडिशियल काउंसलिंग शिकायतों को जांच करता है। यानी कि ये जो कनाडा में ब्रिटिश मॉडल अपनाया गया था, तो वो जो है कनाडियन जुडिशियल काउंसलिंग शिकायतों के द्वारा जो जांच किया जाता है, निष्कासन के आधार पर अन्य देशों की तुलना में अधिक स्पष्ट और परिभाषित है, जिससे यह प्रतिक्रियागत स्पष्ट बढ़ जाती है। अब तक किसी भी संघीय न्यायालय को नहीं हटाया गया है जो आंतरिक सुधार और तंत्र में विश्वास को दर्शाया गया। इनके द्वारा कहा है अभी तक हम लोग किसी भी संघीय न्यायालय को क्या किए हैं, अभी हम नहीं हटाए हैं। हम लोग अभी जो है न्यायालय पर ही क्या किए हैं, जो उनके आंतरिक सुधार जो है उसी पर हम लोग अभी विश्वास और उसको दर्शाते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पहाड़ियों को एक समान परिभाषा में खनन निर्माण जोखिम पर चिंता जताई थी। आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, चिंता जताई थी। इसमें कह रहा है कि लूनी नदी का उद्गम पुष्कर घाटी के निकट है। लूनी नदी जो है अगर देखा जाए तो नागा पहाड़, याद रखिए कौन सा, तो नागा पहाड़, नागा पहाड़ से निकलती है और जैसलमेर होते हुए ये आती है अरावली साइड में, ठीक है। तो ये नागा पहाड़ से निकट से निकलती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है, ना ही कोई अरब सागर में गिरती है और ना ही कोई महासागर वगैरह में गिरती है। ये लूनी नदी जो है, ये क्या होता है कि लूनी नदी जो है राजस्थान में ही क्या होती है, यहाँ से निकलकर कच्छ के रण में चली जाती है, गुजरात में चली जाती है, ठीक है, कच्छ के रण में चली जाती है गुजरात में। और गुजरात जो है, गुजरात में जाने के बाद ये दलदली वाले हिस्से में चली जाती है और वहीं पे विलुप्त हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और ये मीठा पानी है, क्या भाई, इसकी मीठा पानी है, लेकिन कुछ आगे चलकर ये क्या होती है कि खारा पानी हो जाता है इसका, ठीक है। कच्छ के रण में सबसे ज्यादा गदहा होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कह रहा है कि लूनी को देखिए कच्छ में गिर जाती है। लूनी को सरस्वती पूरा चैनल सिद्धांत से जोड़ा गया। लूनी नदी जो है उसको जोड़ा गया। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर पहाड़ियों से होता है, ये भी आपको याद रखना है। साहिबी नदी दिल्ली में नजफगढ़ जो है उसमें नाला को नजफगढ़ नाला कहलाती है। यानी कि साहिबी नदी जो दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली के जो नदी है वो नाला तो बन ही जाता है, नाला जो है वो नदी बन जाती है। तो कह रहा है कि साहिबी नदी दिल्ली में एक नजफगढ़ नाला कहलाती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इन नदियों के किनारे ओखोर ओखोर रंगीन और मृदभांड संस्कृति के स्थल पाए गए। यानी कि हमारे मृदभांड जो है, देखिए काला मृदभांड, लाल मृदभांड जो मिलता था। तो कह रहा है कि इन नदियों के आसपास में देखा गया कि यहाँ पर मृदभांड संस्कृति स्थल पाए गए हैं। अरावली मरुस्थल के विस्तार के विरुद्ध एक जलवायु अवरोधक कार्य करती है। अरावली जो है मरुस्थल के विस्तार के कारण यहाँ पर जलवायु वगैरह क्षेत्र देखा जाता है, नहीं पाया जाता है, कहीं ना कहीं एक अवरोध के काम करती है। इंडो गंगियन मैदान में प्रवेश करने से पहले धूल और तूफानों को कम करती है। यानी कि ये जब मैदान में प्रवेश करती है तो अरावली पहाड़िया जो है कहीं ना कहीं वो क्या करती है कि तूफान जो उठते हैं उसके साथ धूल कण बालू वगैरह उठते हैं, तो उसको क्या करता है, तूफान को कम करता है। यह भूजल पुनः भरण क्षेत्र का समर्थन करता है। सूक्ष्म पर्णपाती वन विविध पाई जाती है। इस क्षेत्र में देखा गया कि सूक्ष्म पर्णपाती वन पाया जाता है। ये सूक्ष्म पर्णपाती वन वो होते हैं जो कि गर्मी के स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, अपने पत्ता को झाड़ लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, विविधता पाई जाती है। परिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है 1992 में अधिसूचित कर दिया गया और केंद्र सरकार ने इसे 2003 में खनन पर प्रतिबंध लगाया। ये सूच जो था, क्षेत्र जो था, इस पर अधिसूचित कर दिया गया 1992 में, लेकिन केंद्र सरकार जो है 2003 में ही इस खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। पहले होता क्या था कि राज्य सरकारें जो होती है वो खनन वगैरह करना शुरू कर देती थी अपने मनमानी ढंग से। जो खनन माफिया होते थे वो पत्थर तोड़ने के लिए, मार्बल निकालने के लिए खनन करने लगते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि 2003 पर इस पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया कि भाई 2004 पर खनन पर रोक लगाई है। 2009 में यह प्रतिबंध हरियाणा में 448 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार हुआ था।
बताइए, ये नहीं रोका गया था तो कहां तक पहुंच जाता ससुरा, मालूम नहीं चलता। अवैध खनन क्षरण जो देखा जाए 2018 और 2025 के बीच जो है 40,175 अवैध खनन जो है उसके मामले सूचना मिली है। यानी कि 2018 से लेकर 2025 तक 40,000 से ऊपर क्या हुआ है कि आपको खनन जो हुआ उसका सूचना जो है मिला हुआ, अवैध खनन के। कभी बकरीजा पहाड़ी हरियाणा में 2024 तक पूरी तरह से समतल हो गई थी। अब इतना नहीं सब खुदाई कर दिया भाई साहब, इतना नहीं खुदाई किया, सब 40,000 से तो ऊपर खुदाई मिला था भाई। तो यहाँ की बकरीजा पहाड़ी जो एकदम समतल हो गई थी। खनन से भूजल ह्रास और आवास की विनाश होता है। खनन जब होता है ना तो याद रखिए वहां से भूजल के स्तर क्या होता है, एकदम कम हो जाता है, नीचे चला जाता है। और आवास का विनाश, आसपास की जो घर दुआरें होती है तो कहीं ना कहीं जो वो विनाश के कगार पर भी चली जाती है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ डे हम लोग देखे। अब हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।